आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसका जो इंट्यूशन है, इसे अगर मोटे मोटे तौर पे समझना है तो ये बड़ा आसान है। हम रियल लाइफ में कुछ ऐसा फेनोमेना हम एक्सपीरियंस करते हैं जिससे कि हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बड़े आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अगर फिजिक्स के टर्म में हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं या फिर इसे डिफाइन करने का कोशिश करते हैं, तब एक स्पेशल टर्म, फिजिक्स का ही एक स्पेशल टर्म हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जो कि होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। ये जो फिजिकल टर्म है, इसे समझना फिजिक्स के तौर पे या फिर मैथमेटिक्स के तरीके से ये उतना आसान नहीं होता है जितना कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इंट्यूशन होता है। और एंट्रोपी को समझने के लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को सबसे पहले समझना पड़ता है, इसका इंट्यूशन पहले ग्रो करना पड़ता है, जो कि ऑब्वियसली सबके पास होता है। और मजेदार बात यह है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तब आपको इसे एंट्रोपी से एक्सप्लेन करना होगा प्रॉपर तरीके से, फिजिक्स के टर्म में। इसका मतलब एंट्रोपी समझने के लिए हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझना होगा, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन करने के लिए हमें एंट्रोपी को समझना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे, मोटे मोटे तौर पे हम ये देखेंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, ये होता क्या है, और किस तरह के जो फिजिकल फेनोमेना है हम कहते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। उसके बाद हम बात करेंगे एंट्रोपी पे। एंट्रोपी का दो तरह का सिग्निफिकेंस होता है। एक तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, हम इसे फिजिक्स के टर्म पे डिफाइन कर सकते हैं, और इसे हम मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स से भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम इसका दोनों फॉर्म में बात करेंगे, और उसके बाद जाके हम एंट्रोपी से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करेंगे या डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि किस तरह के फेनोमेना को हम कहते हैं कि वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग है। तो मान ले कि हमारे पास एक गिलास है और इस गिलास में कुछ पानी है, और इस पानी के साथ साथ यहां पर ये पानी है मान ले, और इस पानी में हमने मिला दिया थोड़ा बर्फ, तो यहां कुछ बर्फ भी है। ये जो पानी है इसका जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है से 30 डिग्री सेल्सियस, तो पानी 30 डिग्री सेल्सियस में है, और ये जो बर्फ है ये मान ले कि -5 डिग्री सेल्सियस में है। इसे अगर आप फ्रीली छोड़ दें, अगर आप इस पे बाहर से कोई काम ना करें, तो ये जो पूरा सिस्टम होगा, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये जो बर्फ है ये पिघल जाता है। नेचुरली ऐसा ही होता है, बर्फ पिघल जाता है और पानी का टेम्परेचर थोड़ा घट जाता है, और बर्फ और पानी कुछ देर बाद घुल मिल जाता है। तो कुछ ऐसा सिनेरियो होगा कि पूरा ये पानी बन जाएगा, बर्फ पिघल गया, और ये जो टोटल ये जो सिस्टम है इसका जो टेम्परेचर होगा ये थोड़ा कम हो गया। चलिए रफली हम मान लेते हैं कि ये 20 डिग्री सेल्सियस में आ गया। तो यहां पर हो क्या रहा है? यहां ये जो पानी जो कि 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में था, इसका टेम्परेचर घटता है, सो इसका टेम्परेचर घट जाता है, और ये जो बर्फ है, यहां जो भी पानी है, पानी जो सॉलिड स्टेट में है, यहां जो पानी है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और दोनों का टेम्परेचर बराबर जब हो जाता है तब ये जाके एक इक्विलिब्रियम में आता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में आता है। हम हमेशा ये पाते हैं कि अगर एक ठंडा ऑब्जेक्ट हो और एक गर्म ऑब्जेक्ट हो, दोनों कांटेक्ट में रहे, तो ठंडा ऑब्जेक्ट गर्म होता है और गर्म ऑब्जेक्ट ठंडा हो जाता है। हीट का जो फ्लो होता है वो ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ होता है। ये हमेशा होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 30 डिग्री सेल्सियस के पानी के साथ -5 डिग्री सेल्सियस के बर्फ को रखें और बर्फ का टेम्परेचर घट के -15 हो गया और पानी का टेम्परेचर बढ़ के 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। ऐसा नहीं होता है।
इसका मतलब हीट का फ्लो कभी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ नहीं होता है। तो इससे आप एक इंट्यूशन सा ग्रो कर सकते हैं। वैसे आपको यह पता ही होगा, सबको पता होता है, सबके पास ये इंट्यूशन होता है। इसी को हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, अभी ये प्रॉपरली डिफाइंड या एक्सप्लेन्ड नहीं हुआ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अभी ये बाकी है। हम सिर्फ मोटे मोटे तौर पे ये देख रहे हैं कि इस तरह के सिस्टम में जो भी हो रहा है, जो ठंडा ऑब्जेक्ट गर्म हो जा रहा है, गर्म ऑब्जेक्ट ठंडा हो रहा है, इस प्रोसेस में हम कहते हैं ये अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। जैसे अगर मान ले कि एक ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैंने कुछ फोर्स अप्लाई किया ऑब्जेक्ट में, तो चलिए मान ले इनिशियली इसे कुछ स्पीड मिल गया, मैंने इसे धकेला और मेरे धकेलने के कारण इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गया, कुछ इसके पास स्पीड आ गया, तो हम कह सकते हैं इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गया जो कि इसके मास इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा। तो होता यह है कि ये मूव करने लगता है और मूव करने के बाद ये आगे बढ़ते हुए ये कुछ दूर बाद रुक जाता है। तो क्यों रुकता है? क्योंकि बीच में इस पाथ में होता है फ्रिक्शन। इसके लोअर सरफेस के साथ ये सरफेस है, नीचे वाला जो बेस सरफेस है, उसके बाउंड्री में होता है फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है वहां पर, और उस फ्रिक्शन के कारण कुछ एनर्जी जो है यहां से डिसिपेट कर जाता है। सो यहां से कुछ एनर्जी डिसिपेट कर जाता है। ये पूरा का पूरा जो एनर्जी हमने यहां पर दिया, ये एनर्जी हो जाता है डिसिपेटेड और ये रुक जाता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ऐसा नहीं होगा कि यूनिवर्स से कुछ एनर्जी आ गया इसके अंदर और ये वापस पिछले स्टेट में आ गया, ऐसा नहीं होता है। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। सो ये भी हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही होता है। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो बाहर से अब ये जो एनर्जी हमने इस पे खर्चा किया, जो कि डिसिपेटेड हो गया, वो अब बाहर से इस सिस्टम में आके इसे पुराने स्टेट में नहीं ले जाएगा। तो ये भी अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। जैसे कि यहां जो पानी बन गया था, अब यहीं पर ये बर्फ वापस नहीं आएगा अपने आप। ऐसा नहीं होगा कि इतना सा पानी जो है ये ठंडा होने लगा, ये हीट को बाहर ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को दे दिया और ये बर्फ बन गया, ऐसा नहीं होता है। हमने मोटे मोटे तौर पे देखा कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या हो सकता है, किस तरह का फेनोमेनॉन को हम कहते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। अब हम थोड़ा डेप्थ में चलते हैं कि ऐसा क्यों होता है। भाई, एक गर्म ऑब्जेक्ट ही हीट को क्यों डिसिपेट करता है एक ठंडे ऑब्जेक्ट के साथ अगर रखा जाए तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म कंसीडर करेंगे। दो मॉलिक्यूल का एक सिस्टम। तो मान ले ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, दोनों कांटेक्ट में है, दोनों हीट का इंटरेक्शन कर सकते हैं, हीट एक्सचेंज कर सकते हैं। अब क्या है, देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां हमें कंसीडर करना होगा कि एनर्जी जो है, ये एनर्जी ये क्वांटाइज्ड होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो चार्ज है ये क्वांटाइज्ड होता है। जैसे मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 19 कूलम, जिसे कि हम ई से डिनोट करते हैं, जो कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज होता है इस यूनिवर्स में। देखिए, मैं और ज्यादा टेक्निकल चीजों पे नहीं जाऊंगा। अगर आप एक प्रोटॉन को स्प्लिट करें तो आपको क्वार्क्स मिलता है, आप अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स, जिसका कि चार्जेस इससे कम होता है, ई से कम होता है। लेकिन वो प्रैक्टिकली वो नॉर्मल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप उसे स्प्लिट करेंगे, यहां पर जो क्वार्क्स होता है एक प्रोटॉन के अंदर, इसे अगर आप स्प्लिट करते हैं एक प्रोटॉन को, तो जो 3 क्वार्क्स आपको मिलेंगे, जैसे ही इसे आप सेपरेट करेंगे, उसके लिए जितना एनर्जी चाहिए होता है, उस एनर्जी के कारण ये क्वार्क्स अपने साथ साथ और भी क्वार्क्स बना लेते हैं। तो ये क्वार्क्स को अगर आप सेपरेट करेंगे तो इनके साथ 2 और क्वार्क्स अपने आप बन जाते हैं। जिस एनर्जी के साथ आप इसे सेपरेट करेंगे वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है पार्टिकल में। चलिए, ये तो मुद्दा नहीं है फिलहाल। चूंकि मैं बात कर रहा था एलिमेंट्री चार्ज पे, तो मैंने ये बता दिया। तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज जैसे ये होता है यूनिवर्स का,
जिससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है, और जो भी चार्जेस हमें अपीयर करता है, जो हमें अपीयर होता है इस यूनिवर्स में, वो इसी के ही इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। हम कहते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। उसी तरह से एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये मानना होगा एनर्जी क्वांटाइज्ड होता है। वैसे होता भी है, आगे चल के आप पढ़ेंगे ऐसा ही होता है। जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे हम बात करेंगे, उस पे उसके बाद जब हम बात करेंगे प्लांक्स का, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फॉर्मूला है, वहां प्लांक ने जो इसे एक्सप्लेन किया था, वहां पर उन्होंने माना था कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन ने भी ये कंसीडर किया था कि जो लाइट है वो क्वांटाइज्ड होता है, वो पैकेट होता है एनर्जी का। आप ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ेंगे कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। तो एनर्जी क्वांटाइज्ड होता है, ये मान के हम आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या है कि हमने माना ये जो ऑब्जेक्ट है ये गर्म ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट जो है ये ठंडा है। दो मॉलिक्यूल से, एक मॉलिक्यूल गर्म, एक मॉलिक्यूल ठंडा। तो हमने मान लिया कि 3 पैकेट ऑफ एनर्जी है इस मॉलिक्यूल के पास। एक पैकेट ये रहा इसका दूसरा पैकेट, और ये रहा इसका तीसरा पैकेट। हमने 3 अलग अलग कलर यूज किया। इसका आगे चल के हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों, इसका फायदा क्या है। और इसके पास, इस दूसरे वाला जो मॉलिक्यूल है उसके पास एक ही पैकेट है एनर्जी का, ये एक पैकेट। तो ऑब्वियस ही बात है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है। तो इस तरह के सिनेरियो में हमें यह देखना है कि हम हमेशा ऐसा क्यों पाते हैं कि गर्म ऑब्जेक्ट हीट को लूज करता है और ठंडा ऑब्जेक्ट जो है वो हीट को गेन करता है, या फिर कहे जिसका टेम्परेचर कम होता है वो हीट को गेन करता है, और दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है। अब एक बार इस सिस्टम में कंसंट्रेट करें। इस सिस्टम को कंसीडर करते हुए ये देखें, यहां पर 3 पैकेट ऑफ एनर्जीज हैं और यहां पर एक पैकेट है एनर्जी का। एनर्जी को क्या पता, इन तीनों को क्या पता कि यहां पर एक एनर्जी का पैकेट है, तो हम में से किसी को यहां जाना है? ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है क्या? एनर्जी कोई फील्ड नहीं होता है, एनर्जी फील्ड का अंड्यूलेशन होता है। तो इनके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि यहां पर एक पैकेट ऑफ एनर्जी है तो हमें यहां पर जाना है, और इस पैकेट के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि यहां पर 3 एनर्जी पैकेट्स हैं तो मुझे यहां नहीं जाना है। ऐसा कुछ नहीं है। यहां होता क्या है कि जो भी पैकेट ऑफ एनर्जीज हैं, उन पैकेट्स के पास एक रैंडम बिहेवियर होता है। इनमें से कोई भी पैकेट मूव कर सकता है। हो सकता है ये पैकेट इधर चला जाए एनर्जी, और ये एनर्जी यहां आ जाए, या फिर ये यहां पर आ जाए, या फिर ये यहां पर आ जाए। कुछ भी हो सकता है, सब कुछ रैंडम है। ये रैंडमनेस और क्लियर होगा जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। शुरू शुरू में ये काउंटर इंट्यूटिव होता है कि ये रैंडमनेस क्यों होता है, कोई लॉ क्यों नहीं है। लेकिन आप प्रोबेबिलिटी को जितना ज्यादा पढ़ेंगे और इस रैंडमनेस को जितना ज्यादा जानेंगे, तो आप ये पाएंगे कि अगर बहुत सारे चीजें रैंडम होते हैं और उनका एक कलेक्शन हम कंसीडर करते हैं, एक बड़ा सा कलेक्शन हम कंसीडर करते हैं, तो उसमें एक बेहतरीन ऑर्डर हमें दिखता है। मैं आपको एक छोटा मोटा एग्जांपल दे देता हूं कि बहुत सारे रैंडम चीजें मिलकर कैसा ऑर्डर बनाता है। कि मान ले एक कंटेनर है जिसके 6 वॉल्स हैं, एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है, मान ले क्यूबिकल कंटेनर है कुछ इस तरह का। इसके अंदर बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, होता भी है नॉर्मली। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं रैंडम स्पीड से, रैंडम डायरेक्शन में। कोई इधर मूव कर रहा तो कोई उधर मूव कर रहा है। तो मान ले ये इस डायरेक्शन में जा रहा तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड बहुत कम है, हो सकता है इसका स्पीड बहुत ज्यादा है, और ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा। तो सारे मॉलिक्यूल्स जो है इधर उधर मूव करते हैं। लेकिन आप अगर एज होल कंसीडर करें, इन्हीं मॉलिक्यूल्स के कलिजन के कारण ये जो वॉल्स है, इन वॉल्स में प्रेशर क्रिएट होता है। तो अगर सारे मॉलिक्यूल्स के कलेक्शन को आप एक साथ कंसीडर करें, सारे रैंडम स्पीड के साथ रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं,
तो आपको एक बेहतरीन ऑर्डर मिलता है, वो ये कि इस वॉल में जितना प्रेशर है इस वॉल में भी उतना ही प्रेशर होगा और इस वॉल में भी उतना ही प्रेशर होगा। रैंडमनेस के कारण ऐसा नहीं होगा कि एक में प्रेशर 1 यूनिट का है तो दूसरे में 1.5 यूनिट का, तो तीसरे में 2 यूनिट का। ऐसा नहीं होता। हर एक वॉल में प्रेशर जो है ये प्रेशर बराबर होता है। तो ये है एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल कि रैंडमनेस, बहुत सारे रैंडम चीजें अगर मिल जाए तो वो एक बेहतरीन ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है। तो यहां भी ये जो मूवमेंट होगा एनर्जी का, ये जो एनर्जी पैकेट्स हैं, ये एक जगह से दूसरे जगह में जाएगा, ये भी रैंडम होता है। कौन जाएगा किसी को नहीं पता। सबके पास बराबर चांसेस होते हैं मूव करने का। तो मान ले इस पैकेट के पास 50-50 चांस है कि ये यहां से यहां जाए। हो सकता है ये जाए, हो सकता है ये ना जाए। अब यहां पर ये जो पैकेट है इसके पास भी यहां आने का 50-50 चांसेस है, इसके पास भी 50-50 चांसेस है, इसके पास भी वही चांस है। तो अब कुछ भी हो सकता है। इस सिस्टम को अगर आप देखें तो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान ले ऐसा हुआ कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं और जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ वो कुछ ऐसा हुआ कि एनर्जी ठंडे वाले से गर्म वाला में आ गया। तो ये एनर्जी पैकेट्स तो इसके पास था ही। अब ये हुआ कि ये पैकेट यहां से यहां आ गया। सब कुछ तो रैंडम है, हो ही सकता है। तो कुछ ऐसा हो गया। तो ऐसा अगर हो तो आप कहेंगे ये तो वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया कि भाई ठंडा ऑब्जेक्ट और ठंडा हो गया और गर्म ऑब्जेक्ट और ज्यादा गर्म हो गया। लेकिन ये तो एक प्रोबेबल चांस है, एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल जो है, माफ कीजिएगा, ये जो हीट पैकेट है, एनर्जी का पैकेट है, वो यहां पर आ जाए। ये भी तो चांस है और ये मूव ना करे। तो अगर ऐसा होगा तो हमें सिचुएशन कुछ ऐसा दिखेगा कि ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो हीट पैकेट्स यहां पर रह गए, दो एनर्जी पैकेट्स, एक तो ये और दूसरा ये वाला पिंक वाला, और मूव कर गया ये जो स्काई ब्लू है, ये पैकेट मूव कर गया। वैसे मैं यहां पर कलर से जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं चीजों को समझने के लिए है, वैसा कुछ कलर होता नहीं एनर्जी पैकेट्स में। हम उसे कलर की तरह देखते हैं अगर वो हमारे विजिबल रेंज में होता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि जिसका की फ्रीक्वेंसी हमारे ही विजिबल रेंज में हो, तब हम उसे देख पाते हैं और हम एक कलर को परसीव करते हैं। तो यहां कलर देने का मतलब यह है, कलर से रिप्रेजेंट करने का मतलब सिर्फ यही है कि आप डिस्टिंग्विश कर पाए चीजों के साथ, इन अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से डिस्टिंग्विश कर सके। ऐसा भी एक चांस है, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ये वाला मॉलिक्यूल यहां ना जाके, माफ कीजिएगा फिर से मैं मॉलिक्यूल कह गया, ये वाला जो एनर्जी पैकेट है ये वहां पर ना जाके ये वाला चला जाए, इसके पास भी तो 50-50 चांसेस है। तो ऐसा भी एक चांस हो सकता है कि अब जो है ये पिंक वाला जो एनर्जी का पैकेट है, जिसे कि पिंक कलर से हमने रिप्रेजेंट किया था, वो वहां पर चला गया हो। तो ऐसे स्थिति में भी देखिए दोनों मॉलिक्यूल्स के पास बराबर एनर्जी है, दो पैकेट, ये भी एक पॉसिबल चांस है। अब ऐसा भी हो सकता है कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, अब जो है ये येलो वाला जो पैकेट है ये मूव कर गया, ये भी एक पॉसिबल चांस है। तो अब ये रह गया यहां पर, और ये येलो वाला जो है जिसे कि येलो कलर से हमने रिप्रेजेंट किया था वो मूव कर गया। तो इस केस में भी देखिए अब भी दो पैकेट्स हो गए। अब भी जो मॉलिक्यूल्स है दोनों मॉलिक्यूल्स के पास बराबर एनर्जी पैकेट्स हैं। ऐसा भी एक पॉसिबल चांस है, हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये दो मॉलिक्यूल्स हैं और यहां से दो पैकेट यहां पर आ गए हो और ये वाला पैकेट इधर चला गया हो, ये भी एक पॉसिबल चांस है। उस केस में भी दो एनर्जी पैकेट्स रहेंगे दोनों के पास, या फिर ये दोनों चला गया हो उस डायरेक्शन में और ये वहां से यहां आ गया हो, ये भी एक पॉसिबल चांस है। तो अगर आप सारे इस तरह के सिचुएशंस को कलेक्ट करें तो आप ये पाएंगे बहुत कम चांस है कि ऐसा सिचुएशन आपको दिखे और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको ऐसा सिचुएशन दिखे। तो इसका मतलब कि अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल का सिस्टम हो, जैसे कि अगर रियल लाइफ एग्जांपल ले
तो मान ले कि दो स्लैब्स हैं, दो आयरन बार्स हैं, एक गर्म है तो एक ठंडा है, दो स्लैब्स कुछ ऐसे हैं, एक दूसरे के साथ सटा हुआ है, और एक गर्म है तो दूसरा ठंडा है। तो यहां पर जो हीट का फ्लो होगा, मान ले इसका जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस में है और इसका टेम्परेचर जो है ये 10 डिग्री सेल्सियस है। तो इस केस में हम ये पाते हैं कि जो हीट का ट्रांसफर है वो गर्म से ठंडा ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। यहां अगर आप इसके बाउंड्री को देखें तो यहां पर बहुत 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 सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे अगर बहुत बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का एक सिस्टम हो तो यहां पर मान ले बहुत बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और इस तरफ भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर आप पूरे सिस्टम को कंसीडर करें तो आप ये पाएंगे कि हाँ, ये पॉसिबल है कि यहां पर 4 एनर्जी पैकेट्स हो जाएं। ये भी पॉसिबल है कि यहां पर 3 पैकेट्स रह जाए, यहां पर 1 पैकेट हो। लेकिन ज्यादातर केसेस में ये होता है कि 2-2 पैकेट्स होते हैं दोनों मॉलिक्यूल्स में। सो अगर आप नेट एनर्जी का फ्लो देखें, नेट फ्लो सारे मॉलिक्यूल्स के कारण इन दोनों बॉडीज में जो एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, उस नेट फ्लो को अगर देखें तो आप ये पाएंगे कि नेट फ्लो जो है एनर्जी का वो इधर से इधर होगा, फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। लेकिन अगर आप एक मॉलिक्यूल के सिस्टम को, या फिर इस तरफ से एक मॉलिक्यूल और इस तरफ से एक मॉलिक्यूल, अगर ऐसे छोटे सिस्टम को, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को या एटॉमिक सिस्टम को कंसीडर करते हैं, तो अगर सिस्टम बहुत सिंपल हो, बहुत बहुत सिंपल हो, इसमें बहुत ज्यादा हीट का पैकेट नहीं है, एनर्जी का पैकेट नहीं है, बहुत कम एनर्जी का पैकेट है, तो ऐसे सिचुएशन में ये कंफर्म्ड नहीं है कि जो हीट का ट्रांसफर होगा वो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही हो। लेकिन जब आप कलेक्शन कंसीडर करते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन, या फिर मॉलिक्यूल्स में हीट का जो पैकेट्स हैं, एनर्जी पैकेट्स जो हैं ये बहुत ज्यादा हैं, उस समय हमेशा आप ये पाएंगे कि हीट का फ्लो जो होगा वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि मान ले कंपटीशन हो रहा कहीं पर, तो एक साइड में 3 लोग हैं, 3 लोगों का एक टीम है, और दूसरे तरफ एक ही इंसान है पार्टिसिपेट किया हुआ। यहां पर बकेट में बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं और इसके पास भी बकेट में बहुत सारे पत्थर हैं। कंपटीशन ये है कि पीछे एक यहां पर वॉल है और यहां पर एक वॉल है। कंपटीशन कुछ ऐसा है कि इनको यहां से पत्थर कलेक्ट करना है और कलेक्ट करके इस तरफ थ्रो करना है और वॉल पे जाके लगाना है थ्रो करके। सो ये भी कलेक्ट करेगा यहां से और थ्रो करेगा, सभी ऐसा ही करेंगे, ये भी यहां से कलेक्ट करेगा और इस वॉल में थ्रो करेगा। किसी एक इंस्टेंट में आप ये पाए, मान ले कि आपने देखा, मान ले 1 सेकंड के लिए आप देख रहे हैं इस खेल को, आपने देखा कि ये तीनों का तीनों पत्थर को कलेक्ट कर रहे हैं और ये जो है ये उस समय इसके हाथ में पत्थर है और ये फेंक रहा है। तो आपको क्या लगेगा उस पॉइंट ऑफ टाइम में या उस छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में? आपको लगेगा क्या बात है, देखिए 3 लोग हैं इस टीम में, लेकिन इस टीम में सिर्फ ये अकेला है और पत्थर जो फेंका जा रहा, वो जो नेट फ्लो है पत्थर का वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में है। आपको ऐसा लगेगा क्योंकि आपको दिखेगा तीनों पत्थर उठाने में व्यस्त हैं और ये जो है पत्थर फेंक रहा है। लेकिन अगर आप एक लंबा पीरियड कंसीडर करते हैं, ये गेम चलता गया, 10 मिनट तक चलता गया, तो उस पूरे 10 मिनट के पीरियड में अगर आप ये डिटेक्ट करते हैं कि कितना पत्थर इस वॉल में लगा और कितना पत्थर इस वॉल में लगा, तो एज होल आप ये पाएंगे कि इस वॉल में ज्यादा पत्थर आके टकराएगा, ना कि इस वॉल में। क्यों? क्योंकि 3 लोग फेंक रहे हैं, फेंकने का जो समय है वो सबके लिए बराबर है, चांसेस सबके लिए बराबर है पत्थर फेंकने का। तो इसीलिए एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम में आप ये पाएंगे कि जो इस वॉल से टकराया पत्थर वो ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इस एग्जांपल में एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए
जो नेट फ्लो होगा पत्थर का वो इधर से इधर होगा। लेकिन किसी एक बहुत छोटे से पीरियड में आप ये नहीं कह सकते हैं कि पत्थर इधर से इधर ही जाए। हो सकता है पत्थर ना फेंके ये लोग उस समय, पत्थर उठाने में व्यस्त हो और ये पत्थर फेंक रहा हो उस समय। तो एक छोटे से पीरियड में या फिर एक छोटे से सिस्टम में आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, या आप डिटरमाइन करके एकदम बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ ये नहीं कह सकते कि हमेशा ही ऐसा होगा। लेकिन वही अगर मान ले यहां पर 30,000 लोग होते, यहां पर 3 के बदले 30,000 लोग हैं, बहुत बहुत सारे लोग हैं, और यहां पर 10,000 लोग हैं, सिचुएशन वैसा ही है, 3 गुना है यहां पर इस टीम में। लेकिन अगर 30,000 लोग हो, यहां पर 10,000 लोग हो, तो प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम है कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में आप देखें और आपको दिखे कि ज्यादा पत्थर इधर से इधर आ रहा। ऐसा नहीं होगा। आप कभी भी देखें, आप पाएंगे नेट फ्लो ऑफ स्टोन्स जो है हमेशा इस डायरेक्शन में ज्यादा होगा, क्योंकि ये सैंपल जो है अब सैंपल बड़ा हो गया है। उसी तरह से एक छोटा सा सैंपल में क्या होगा नहीं पता, पर सैंपल अगर बड़ा हो जाए तो हमेशा ये जो फॉलो करेगा उसे हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के नाम से जानते हैं। अब इसी से आगे बढ़ते हुए चलिए हम कोशिश करेंगे ये समझने का कि एंट्रोपी क्या होता है, और एंट्रोपी से ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रॉपरली फिजिक्स के टर्म पे। पर मोटे मोटे तौर पे तो हम समझ ही चुके हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे एंट्रोपी पे। तो एंट्रोपी का 2 तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। एक तो फिजिक्स के टर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा इसे स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स के टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिजिक्स के टर्म पे हम जो इसे रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कह सकते हैं कि वो इसका मैक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन है, और मैथमेटिक्स के टर्म में या स्टैटिस्टिक्स के टर्म में हम जो एंट्रोपी को एक्सप्लेन करते हैं वो इसका माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन है। तो दोनों ही देख लेते हैं। सो एंट्रोपी अगर हम बात करें फिजिक्स के टर्म में, तो किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम में एंट्रोपी का जो चेंज होता है वो चेंज इन एंट्रोपी को हम नॉर्मली एस से डिनोट करते हैं, और हम टोटल एंट्रोपी पे उतना ज्यादा टोटल एंट्रोपी को वैल्यू नहीं देते हैं जितना कि चेंज इन एंट्रोपी को देते हैं। जैसे कि टोटल इंटरनल एनर्जी हम केयर नहीं करते हैं कितना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पे ही हमारा कंसंट्रेशन होता है। उसी तरह से एंट्रोपी को इसे हम एस से डिनोट करते हैं, और चेंज इन एंट्रोपी ये होता है जितना हीट प्रोवाइड किया गया थर्मोडायनामिक सिस्टम को, जिसका चेंज इन एंट्रोपी की बात हम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय जिस टेम्परेचर में वो थर्मोडायनामिक सिस्टम है। लेकिन ये इतना स्ट्रांग फॉर्म नहीं होता है। इसका जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि हीट ट्रांसफर करेंगे तो टेम्परेचर में चेंज हो जाता है। सो इसे अगर डिफरेंशियल फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करें तो इसे आप कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ds इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी। तो यहां पर हम डेल्टा क्यू यूज करते हैं क्योंकि ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होता है। हम इस पे काफी बात कर चुके हैं, तो मैं इस पे और बात नहीं करूंगा। तो इसी से आगे आप इसे कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। सो ये इसका एंट्रोपी का डिफरेंशियल फॉर्म है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये है क्या। ये देखें उतना आसान नहीं है जितना कि हमने यहां पर इसे रिप्रेजेंट कर दिया। इतनी आसानी से हम स्टैटिस्टिकली इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एंट्रोपी को फंडामेंटली समझना होगा तो इससे आप इंट्यूशन ग्रो नहीं कर सकते हैं। आपको इसका मैथमेटिकल फॉर्म या स्टैटिस्टिकल फॉर्म कंसीडर करना होगा। तो एंट्रोपी एक सिस्टम का, कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम हो, ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हमने इससे पहले बात किया है, ये इसका वैल्यू क्या है, चलिए फिर भी मैं बात कर लूंगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू नेचुरल लॉग ऑफ n, या कुछ और भी लेटर आप लिख सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में कुछ और लेटर भी हो सकता है n। तो मैं आपको यहां बता दूं कि ये n है क्या। ये n है नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टेट
इस पे हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स, थर्मोडायनामिक स्टेट्स, माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक स्टेट्स। सो थर्मोडायनामिक मैं यहां लिख देता हूं, थर्मोडायनामिक थोड़ा जगह और चाहिए। सो थर्मोडायनामिक सिस्टम, थर्मोडायनामिक स्टेट्स। और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है, ये इसका वैल्यू मैं पहले लिख लेता हूं, फिर हम इस पे एक्सप्लेन करेंगे। सो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है लगभग 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। सो ये हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एलन आपको पता ही है, ये होता है log टू द बेस e, सो log ऑफ n टू द बेस e, और यहां पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो इसी को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल लॉग ln। ये नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक स्टेट्स क्या होता है, सवाल यही है। तो इसके लिए हम दो छोटे छोटे सिस्टम कंसीडर करेंगे। जैसे कि दो सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो। यहां पर एक छोटा सा सिस्टम है जिसमें कि 4 मॉलिक्यूल्स हैं, और उसके बगल में और वैसा ही एक छोटा सा सिस्टम है जिसमें कि 4 मॉलिक्यूल्स हैं। दोनों जो है ये सटे हुए हैं, ये इंटरैक्ट कर सकते हैं, एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहां पर है 1 2 3 4 मॉलिक्यूल्स, और यहां पर 4 मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या है कि इस पूरे सिस्टम के पास 3 एनर्जी पैकेट्स हैं। सो इसके पास है 3 एनर्जी पैकेट्स, और इसके पास एज होल है 1 एनर्जी पैकेट इस पूरे सिस्टम में। मैं बहुत सिंपल सिचुएशन या सिंपल सिनेरियो कंसीडर कर रहा हूं। ज्यादा एनर्जी पैकेट या ज्यादा मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे तो मैथमेटिकली ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि उसे इवैल्यूएट करते हुए ही हमारा समय बीत जाएगा। तो मैं बहुत बहुत सिंपल सिचुएशन कंसीडर कर रहा हूं। 3 एनर्जी पैकेट्स इनके पास, 1 इनके पास। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम ये कह सकते हैं कि हीट का जो ट्रांसफर होगा उसका प्रोबेबिलिटी इस तरह का ज्यादा है, मतलब इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में ज्यादा है। एज होल ऐसा बहुत सारा सिस्टम रहे या बहुत समय तक अगर ये हीट का एक्सचेंज होता रहे तो हम ये पाएंगे कि यहां से 1 एनर्जी पैकेट यहां पर आ गया, ऐसा हम पाएंगे मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर समय। सो यहां पर हम एंट्रोपी वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक स्टेट्स या थर्मोडायनामिक माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स क्या होते हैं। तो ये जो m है ये होता है कि ये जो 3 पैकेट्स हैं, यहां पर 3 एनर्जी पैकेट्स हैं, इन 3 एनर्जी पैकेट्स को हम कितने तरीके से यहां पर अरेंज कर सकते हैं, कितना अलग अलग स्टेट्स हो सकता है। यहां पर अगर आप देखें तो कितने स्टेट्स हो सकते हैं, कितने तरह से हम इसे अरेंज कर सकते हैं। तो आप ये पाएंगे कि हो सकता है हम इसे पहले रखें यहां पर, तो 1 2 3 4 तरीके से हम उसे रख सकते हैं पहला वाला पैकेट को। दूसरे वाले पैकेट को हम 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तीसरे वाले पैकेट को हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। चलिए मैं कलर थोड़ा बदल देता हूं। ये यहां पर ये हो गया पिंक कलर का एक पैकेट, और ये येलो, और तीसरा जो है वो स्काई ब्लू है। तो हो सकता है ये पिंक कलर का पैकेट यहां रह जाए, या फिर यहां, या फिर यहां, या फिर यहां। तो 4 तरह से हम इसे अरेंज कर सकते हैं। मैं यहां आपको एक बात और बता दूं कि ये इतना सिंपल नहीं है नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक स्टेट्स पता करना। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, मैं सिंपल सिनेरियो कंसीडर कर रहा हूं। तो 4 तरीके से हम इस पिंक कलर के इस पैकेट को यहां पर अरेंज कर सकते हैं। अब बचा कौन? अब बचा 2, उनमें से एक को हम कंसीडर करते हैं, ये स्काई ब्लू। अब पिंक कलर का जो पैकेट है वो यहां पर कहीं ये फिक्स हो गया, तो बाकी रहा 3 जगह। तो 3 जगह पे ये स्काई ब्लू पैकेट जो है ये रह सकता है। तो इनटू यहां पर 3 जगह पे हम इसे अरेंज कर सकते हैं। और फिर बचा रहा ये येलो वाला पैकेट, तो इसे हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूं ये इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि पिंक वाला पैकेट यहां पर है और स्काई ब्लू वाला जो पैकेट है वो भी यहीं पर आ गया, हो सकता है ऐसा भी। ये भी प्रोबेबिलिस्टिक है, बहुत कम समय के लिए ऐसा होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, तो उसे भी हमें कंसीडर करना होगा।
तो इसीलिए मैं चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सिंपल रख रहा हूं। मैं ये मान रहा हूं किसी के पास अगर पैकेट है तो उसके पास दूसरा पैकेट नहीं आएगा, खाली जगह पे ही पैकेट जाएगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो चीजों को सिंपल रखते हुए हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं उनको, उन 3 एनर्जी पैकेट्स को हम इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो यहां हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक स्टेट्स जो है वो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 24। तो यहां पर ये हो जाएगा n। उसी तरह से अगर इस सिस्टम में आप देखें एक ही एनर्जी पैकेट है, आप कितने तरीके से इसे अरेंज कर सकते हैं, या फिर सिस्टम उस एनर्जी को कितने तरीके से, कितना नंबर ऑफ वेज में उसे यहां कंटेन कर सकता है। एक तो वो इसे यहां रख सकता है, या फिर यहां नहीं रखे तो यहां रख सकता है, या फिर यहां पर, या फिर यहां पर। तो ये 4 तरीके से इसे अरेंज कर सकता है। तो ये 24 तरीके से अरेंज कर सकता है, और ये जो है ये 4 तरीके से अरेंज कर सकता है। मतलब हम मोटे मोटे तौर पे मान लेंगे कि नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक स्टेट्स जो है ये इसके लिए 24 है और इसके लिए ये 4 है। तो उस लॉजिक से अगर आप एंट्रोपी पता करें तो एंट्रोपी इस केस में, फर्स्ट केस में जो होगा, इस केस में एंट्रोपी होगा, मान ले S1, तो ये एंट्रोपी होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 24। उसी तरह से ये S2 जो होगा, इस दूसरे सिस्टम का जो एंट्रोपी है, ये होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 4। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि एक पैकेट यहां से यहां चला जाता है। उसके बाद अगर आप एंट्रोपी को कंसीडर करें तो देखिए क्या होगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमेशा आएगा तो मैं उसे इग्नोर कर दूंगा या फिर उसे कॉमन आउट करके अलग रखूंगा। तो यहां नेचुरल लॉग ऑफ 24 इसे अगर आप इवेल्युएट करें और नेचुरल लॉग ऑफ 4 इसे अगर आप इवेल्युएट करें तो ये लगभग होगा नेचुरल लॉग ऑफ 24, चलिए मैं थोड़ा जगह बचा के लिखता हूं, ये लगभग होगा 3.17, सो 3.17 और नेचुरल लॉग ऑफ 4 जो है ये होगा लगभग 1.38। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का जो टोटल एंट्रोपी है, टोटल एंट्रोपी इस केस में, चलिए टोटल मैं इसे S3 नाम दे दे रहा हूं, टोटल एंट्रोपी। सो टोटल एंट्रोपी जो है ये होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू 3.17 प्लस 1.38। तो इसे आप जोड़ के देख ले, ये होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू 8 7, सो जोड़ दिया तो 15 का 5 1, सो 5 फिर से पॉइंट एंड ये 4, सो 4.55 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू 4.55। अब होता यह है कि अगर ऐसा 2 सिस्टम रहे तो एक एनर्जी पैकेट यहां से यहां आ जाएगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहां से एक पैकेट गायब हो जाएगा और वही पैकेट पहुंच जाएगा यहां पर। अब अगर आप थर्मोडायनामिक स्टेट्स को कंसीडर करें कि कितने स्टेट्स हो सकते हैं, तो आप ये पाएंगे फर्स्ट केस में जो नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे, पहला जो पैकेट है उसके लिए 4 तरीके से हम उसे अरेंज कर सकते हैं, दूसरे के लिए 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, तो 12 माइक्रोस्टेट हो सकते हैं। और दूसरे केस में भी 2 ही पैकेट्स है तो यहां भी 12 माइक्रोस्टेट्स हो सकते हैं। अब अगर आप यहां पर एंट्रोपी कंसीडर करें, पहले सिस्टम का एंट्रोपी S1 डैश्ड, ये हो जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 12, सो ln 12। और दूसरे केस में भी यही होगा, S2 डैश्ड इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 12। सो नेचुरल लॉग ऑफ 12 को अगर आप इवेल्युएट करें तो आप ये पाएंगे ये बराबर होता लगभग ये बराबर होता 2.48 के। तो जब आप टोटल एंट्रोपी कंसीडर करेंगे, यहां पर टोटल एंट्रोपी जो होगा, चलिए S3 डैश्ड इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को कॉमन आउट कर दें और 2.48 प्लस 2.48 दोनों को जोड़े तो आप ये पाएंगे ये बराबर होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू 4.96।
तो एंट्रोपी जो है वो बढ़ गया। अगर कोई सिस्टम रहे, आइसोलेटेड सिस्टम रहे, अगर जो भी वहां पर हो रहा है, जो भी थर्मोडायनामिक चेंजेस हो रहे हैं, अगर वो इरिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल ना हो, तो उसका जो एंट्रोपी है वो एंट्रोपी बढ़ता है। देखिए यहां बढ़ गया 4.55 से 4.96, तो एंट्रोपी बढ़ गया। इसका उल्टा अगर होता, अगर मान ले यहां से एक एनर्जी पैकेट यहां पर चला जाता तो एंट्रोपी घट जाता। सो एंट्रोपी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, आइसोलेटेड सिस्टम में जो है वो बढ़ता है। कब बढ़ता है? जब वो प्रोसेस इरिवर्सिबल होता हो। लेकिन अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो उसका एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होता है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, आइसोलेटेड सिस्टम में एंट्रोपी कभी घट नहीं सकता है। यही है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक बार देख लेते हैं, अगर इसका उल्टा होता तो उसका एंट्रोपी बढ़ता या घटता। यहां पर अगर मान ले ये दोनों पैकेट्स यहां पर चले जाते, 3 पैकेट तो था ही पहले से यहां पर, और ये एक ही पैकेट जो है इस सिस्टम में, वो पैकेट भी यहां आ जाता, तो क्या होता? यहां पर नंबर ऑफ, पहले केस में जो नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स होते हैं, थर्मोडायनामिक स्टेट्स, वो अब भी 24 होते हैं। आप करके देख सकते हैं, टेस्ट करके देख सकते हैं। 4 ऑब्जेक्ट है, 4 जगह पे रखना है तो 24 वेज होगा। 4 ऑब्जेक्ट है, 3 जगह पे रखना हो तो भी 24 ही होगा। आप इसे प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। तो चलिए, तो नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो 24 ही रहेगा। और इस सिस्टम में अब तो कोई एनर्जी है नहीं, एनर्जी पैकेट, तो कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं? एक ही तरीका होगा। वो तरीका ये है कि कोई पैकेट नहीं रहेगा। सो इसमें 24 वेज, इसमें एक वे। तो इससे पहले ही हमने 24 का नेचुरल लॉग पता कर लिया है, जो कि होता है 3.17। तो यहां पर इसका जो एंट्रोपी होगा S1 डबल डैश्ड, ये होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 24, जो कि होता है 3.17। तो मैं यहां 3.17 लिख देता हूं। और इस केस में चूंकि n का वैल्यू 1 है और नेचुरल लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां पर इसका जो एंट्रोपी है, ये एंट्रोपी S2 डबल डैश्ड इज इक्वल टू 0। देखिए यहां से हम कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम का एब्सोल्यूट एंट्रोपी को हम 0 कह सकते हैं। कब? जब उसके पास कोई एनर्जी पैकेट ना हो। इसका मतलब कि अगर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर में रहे कुछ, एब्सोल्यूट 0 का मतलब क्या है? उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। तो अगर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर में कोई सिस्टम रहता है, थर्मोडायनामिक सिस्टम रहता है, तो हम मानते हैं कि उसका एंट्रोपी 0 है। हाँ, अब इस केस में देखें कि नेट एंट्रोपी जो है S3 डबल डैश्ड, ये बराबर होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू 3.17। घट गया एंट्रोपी? ऐसा नहीं होता है। अगर इसे स्पॉन्टेनियसली आप छोड़ दें इसे, या फिर सिस्टम अगर आइसोलेटेड हो, तो ऐसा नहीं होता है। अब आप कहेंगे, अगर रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल ले तो मान ले एक रेफ्रिजरेटर है और सराउंडिंग्स है। अगर आप रेफ्रिजरेटर को कंसीडर करें तो रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर कम होता है सराउंडिंग से, और समय के साथ साथ इसका टेम्परेचर और ड्रॉप करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो फिर वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो यहां मैं आपको बता दूं कि इसका टेम्परेचर जो घट रहा है रेफ्रिजरेटर के अंदर, उसे घटाने के लिए कुछ काम किया जाता है। यहां तार निकल के प्लग में जाके लगता है और यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम ड्रॉ करते हैं, और ये कुछ काम करता है। ये एनर्जी बाहर से ये काम करता है। तो रेफ्रिजरेटर को स्टैंड अलोन आप एक सिस्टम नहीं कह सकते, आइसोलेटेड सिस्टम नहीं कह सकते हैं। इस पे कुछ काम किया जा रहा, बाहर से वर्क डन हो रहा है। सो जो काम कर रहा है उसे भी हमें इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कंसीडर करना होगा, आइसोलेटेड सिस्टम में। अब अगर आप इस पूरे सराउंडिंग्स को, इस पूरे सिस्टम को आप कंसीडर करें, तो आप ये पाएंगे कि यहां जो सराउंडिंग्स है, एयर है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि पीछे से ये एनर्जी को रिलीज करता है,
हीट एनर्जी रिलीज करता है और यहां इसका टेम्परेचर ड्रॉप करता है। तो एज होल पूरा को अगर आप एक सिस्टम कंसीडर करें तो आप ये पाएंगे कि जो एंट्रोपी है पूरा सिस्टम का, पूरा इस आइसोलेटेड सिस्टम का, ये एंट्रोपी बढ़ रहा है। यही यूनिवर्स का बेसिक फीचर है, एंट्रोपी का बढ़ना। यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा बढ़ रहा है। और हमने जो ये एग्जाम्पल कंसीडर किया था, इसमें हमने देखा था कि एंट्रोपी बढ़ने का मतलब होता है कि एनर्जी पैकेट्स जो है, जो कि कंसेंट्रेटेड था यहां पर, ये कंसेंट्रेटेड जगह से ये दूसरे जगह पे, लेस डेंस जगह पे चला जाता है एनर्जी पैकेट। ऐसा ही तो होता है सूरज में। हमारा जो स्टार है सन, सूरज में बहुत एनर्जी स्टोर्ड है, ये ग्लो कर रहा है और ये एनर्जी जो है ये डिसिपेट कर रहा है। एनर्जी जो कि यहां पर कंसेंट्रेटेड है वो डिसिपेटेड हो रहा है। आप जो बल्ब ग्लो करवाते हैं, जो आपके घर में जो बल्ब है, ये जो जल रहा है, ये लाइट एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है। एक जगह पे यहां जो एनर्जी कंसेंट्रेटेड है उसे डिसिपेट कर रहा है। ये हमेशा होता है, एनर्जी डिसिपेटेड हो जाता है, ये फैल जाता है चारों तरफ। सारे जितना भी एनर्जी है, जहां भी एनर्जी पैकेट्स है, उसका ये फंडामेंटल बेसिक बिहेवियर है। यूनिवर्स 3 डायमेंशनल है तो ऑब्वियस सी बात है, एक पॉइंट से अगर बाहर निकले बहुत सारे चीज तो ये ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम को ये ट्रेस करेगा या कवर करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा जगह पे फैल जाएगा। तो यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स में जो बेसिक फीचर है इसका वो ये है कि यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ रहा है। हर कंसंट्रेटेड पॉइंट से एनर्जी डिसिपेटेड हो रहा है बाहर की तरफ, ये फैल रहा है बाहर की तरफ। और ऐसा ही चलता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि पूरे यूनिवर्स में, अगर ये यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स में जो एनर्जी का डेंसिटी है वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। हर जगह पे एनर्जी बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। जैसे कि छोटा सा सिस्टम में हमने देखा था, एक के पास 3 एनर्जी पैकेट था और दूसरे के पास 1 एनर्जी पैकेट था। कुछ देर बाद एनर्जी पैकेट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो गया कि एक के पास 2 है तो दूसरे के पास भी 2 है। हो क्या रहा है? बराबर तरीके से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जा रहा है। पूरे यूनिवर्स में भी एक समय आएगा कि एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। तो वैसे सिचुएशन में यहां पर किसी एक पॉइंट में जो टेम्परेचर होगा उसके बगल वाले पॉइंट में भी वही टेम्परेचर होगा। हर जगह पे टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। इस सिनेरियो को हम यूनिवर्स का हीट डेथ कहते हैं। तब इसका हीट डेथ होगा। हीट डेथ क्यों? क्योंकि तब और एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, हीट एनर्जी का ट्रांसफर बंद हो जाएगा। हाँ, भले ही माइक्रोस्कोपिक लेवल में अगर आप देखें, एक यहीं पर एक छोटा सा सिस्टम को अगर आप एनलार्ज करके देखें, एक बहुत 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 छोटा सा सिस्टम को, वहां पर आपको 2 मॉलिक्यूल्स अगर दिखे, वहां पर दोनों के पास अगर बराबर एनर्जी है, मान ले 2 एनर्जी पैकेट्स हैं, तो होगा ये कि हो सकता है किसी समय ये एनर्जी यहां पर आ जाए, लेकिन रैंडमली वो चीज हर जगह पे होगा। और नेट फ्लो अगर आप देखें, सिस्टम को थोड़ा बड़ा करके अगर आप देखें, तो आप पाएंगे कि नेट फ्लो हीट का वो 0 होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हीट डेथ जब होगा यूनिवर्स का, तब होगा ये कि चूंकि हीट एनर्जी का फ्लो नहीं होगा, एनर्जी का फ्लो जो है वो बंद हो जाएगा, तो किसी भी तरह का जो मैकेनिज्म है, किसी भी तरह का इंजन, चाहे वो फिजिकल इंजन हो या फिर लिविंग इंजन हो, अर्थात लिविंग बीइंग्स हो, सारे मैकेनिज्म बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए इसे यूनिवर्स का डेथ कहा जाता है। कैसा डेथ है ये? हीट का डेथ है, अर्थात हीट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। और इस समय हीट डेथ जब होगा यूनिवर्स का, इस समय इसका जो एंट्रोपी होगा यूनिवर्स का, ये एंट्रोपी ये होगा मैक्सिमम। इससे ज्यादा एंट्रोपी यूनिवर्स के लिए पॉसिबल नहीं होगा। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये होगा या उससे पहले कुछ और ही कुछ हो जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता है।
अब ब्लैक होल्स जो है वो एनर्जी को कंसंट्रेट कर रहा है एक पॉइंट में, वो सिंगुलैरिटी की तरफ ले जा रहा है, एक पॉइंट पे वो कंसंट्रेट कर रहा है एनर्जी को। तो अब कौन प्रिवेल करेगा? ब्लैक होल का जो, सारे ब्लैक होल्स का जो एनर्जी है वो प्रिवेल कर जाएगा, या फिर ये हीट डेथ होगा यूनिवर्स का, ये तो कोई नहीं बता सकता। पर अगर हीट डेथ होता है यूनिवर्स का, उससे ज्यादा एंट्रोपी यूनिवर्स का नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।